बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So we're going to see some consequences of the axioms. हमने पढ़े जी axioms of the probability, ठीक है। और axioms of probability जो है वो क्या है जी? फॉर एनी इवेंट ए probability is always greater than or equal to zero. नॉन नेगेटिव होती है जी आपकी probability। सैंपल स्पेस की probability जो है वो 1 होती है, ठीक है, बिकॉज सैंपल स्पेस के अंदर तो तमाम पॉसिबल ऑप्शंस मौजूद होती हैं। ज़ाहिर है इसकी probability लोगे तो क्या आएगी? 1। और नंबर 3 पॉइंट ये था कि अगर आपके पास काउंटेबल कलेक्शन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की, और अगर आप उनका यूनियन ले रहे हो, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल इवेंट। ठीक है, ये थे आपके एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड यू एंडेड अप एट दिस क्विज 1.3। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्सियम्स। द प्रोबेबिलिटी, this is a theorem. The probability measure satisfied that the probability of a null set is equal to 0। ठीक है, क्योंकि नल सेट के अंदर कोई आपका एलिमेंट तो मौजूद होता नहीं है, तो इफ यू टेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट यू विल गेट अ 0, राइट। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ थी? जब आपने वेन डायग्राम पढ़ी, सेट थ्योरी पढ़ी, तो आपको ये पता लगा कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट है किसी भी सेट का वो क्या चीज़ है? यूनिवर्सल सेट माइनस दिस सेट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए के अलावा बाकी सब कुछ, ए के अलावा बाकी सब कुछ। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी लोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। रीजन, ए कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, जिसे हम यहाँ पे एस से डिनोट कर रहे हैं, माइनस, चलें यू से डिनोट कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि सारे का सारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसमें से ए माइनस कर दो, बस ए नहीं चाहिए, वो ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सल सेट, यानी कि सैंपल स्पेस इस केस में, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट? अभी देखा आपने। ठीक है, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में सेकंड एक्सियम क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ओके। फॉर एनी ए एंड बी नॉट नेसेसरी डिसजॉइंट, जरूरी नहीं वो डिसजॉइंट हो, अगर आपने दो सेट्स का यूनियन लेना है, तो अभी आपने देखा था ये जो एक्सियम नंबर 3 था, ये तो आपने अप्लाई कर दिया। अभी ये जो एक्सियम नंबर 3 ये था कि अगर एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो अगर आप उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी ले रहे हो तो हर इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी का सम है वो। ठीक है, ये है, दिस इज फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं नॉट नेसेसरली डिसजॉइंट, जरूरी नहीं डिसजॉइंट हो, यानी दो सेट्स हैं तो वो डिसजॉइंट कहलाते हैं, ज़ाहिर है ज्यादा हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाते हैं। तो दो सेट्स अगर डिसजॉइंट नहीं भी हैं, तो प्रोबेबिलिटी उनकी यूनियन की क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो अगर तो वो डिसजॉइंट है फिर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन रहा है। अगर डिसजॉइंट नहीं है, उनके अंदर कोई कॉमनैलिटी भी आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या कहलाएगा? That would be equal to probability of A plus probability of B minus the probability of intersection between these two. This is the theorem 1.7c. Next is, if A is a subset of B, यानी A जो है वो encompass हो जाता है सारे का सारा B के अंदर, ठीक है, तो probability of A क्या होगी? That will be less than or equal to probability of B। ज़ाहिर है A B से छोटा है क्योंकि A B का सबसेट है, और B के अंदर मौजूद है सारे का सारा A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगी वो यकीनन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से कम ही होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो बड़ा सेट है और उसके अंदर ए मौजूद है। ठीक है, फिर 1.8, फॉर एनी इवेंट ए एंड एन इवेंट स्पेस दिस। ठीक है, एक आपके पास इवेंट ए है और एक इवेंट स्पेस बी है। इवेंट स्पेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और उस इवेंट स्पेस में जो इवेंट्स हैं वो हैं B1 B2 अप टिल BM। ठीक है,
ये है इवेंट स्पेस, ये पूरी पूरी इवेंट स्पेस है जिसके अंदर ये इवेंट्स मौजूद है, और ये कोई इवेंट ए है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, दैट वुड बी इक्वल टू द समेशन फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to m। वाई 1 to m? बिकॉज ये टोटल m आपके पास इवेंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B3 अप टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन BM। ठीक है, सो दिस इज द थ्योरम 1.8। So let us try to apply and try to solve this very important example. Pay very close attention कि हम इस एग्जाम्पल को देखने लगे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन, अ कंपनी हैज अ मॉडल ऑफ टेलीफोन यूजेज, एक कंपनी का एक मॉडल है टेलीफोन यूजेज का। इट क्लासिफाइज ऑल कॉल्स एज आइदर लॉन्ग कॉल इफ दे लास्ट मोर देन 3 minutes और ब्रीफ। ठीक है, या तो इसके अंदर एक लॉन्ग कॉल्स होती हैं अगर वो 3 मिनट से ज्यादा हो, या उसे कहते हैं वो ब्रीफ कॉल। ठीक है, यहाँ पे नोट्स बनाते हैं इसके जरा। ठीक है, तो आइदर देयर इज अ लॉन्ग कॉल, ठीक है, दैट इज 3 मिनट्स या उससे ज्यादा। ठीक है, या ब्रीफ कॉल है अगर उसकी ड्यूरेशन जो है वो लेस देन 3 मिनट। ड्यूरेशन डी लिख रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू 3 मिनट्स, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और अगर ड्यूरेशन जो है वो आपकी लेस देन 3 मिनट्स है तो वो ब्रीफ कॉल कहलाएगी। ठीक है, अच्छा। इट ऑल्सो ऑब्जर्व वेदर कॉल्स कैरी वॉइस डेटा और फैक्ट्स। ठीक है, वो इस चीज़ का भी चेक करती है कि आपकी कॉल जो है वो वॉइस है, डेटा है या फैक्ट्स है। ठीक है, this model implies an experiment in which the procedure is to monitor a call and the observation consists of the type of call V, D और F and the length L और B। तो इसका मतलब मॉडल जो है ना वो तीन चीज़ों का ख्याल रखता है, वो ये है, एक तो ये देखता है कि कॉल आपकी लॉन्ग है या ब्रीफ है। लॉन्ग कब होगी, जब ड्यूरेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मिनट्स है। ब्रीफ तब होगी जब ड्यूरेशन लेस देन 3 मिनट्स है। और टाइप ऑफ कॉल कौन सी है, वॉइस कॉल है, डेटा कॉल है, कोई इंटरनेट यूजेज है, या कोई फैक्स कॉल है। ठीक है, तो वॉइस, डेटा और फैक्स, ये तीन किस्म की चीजें वो ऑब्जर्व करती है। तो टोटल आपका सैंपल स्पेस जो है उसके 6 आउटकम्स हो जाएंगे। कैसे, एक आउटकम ये होगा कि कॉल लॉन्ग है और क्या है, वॉइस कॉल है। एक ये होगा कि आपकी कॉल ब्रीफ है और वॉइस कॉल है। एक ये होगा कि आपकी कॉल लॉन्ग है और डेटा कॉल है। एक ये है कि आपकी ब्रीफ है और डेटा कॉल है। एक है लॉन्ग एंड फैक्ट्स और एक है ब्रीफ एंड फैक्ट्स। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज ही हैं टोटल। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, सैंपल स्पेस। ठीक है, इसको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये दिया ही ना हो। ठीक है, हो सकता है आपको क्वेश्चन यहीं तक दिया और फिर कोई चीज आगे पूछी हो यहाँ से। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जो सैंपल स्पेस है वो बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स ही हैं। सारी पॉसिबल आउटकम्स आपने जब लिख दी तो वो क्या बन गया, सैंपल स्पेस। In this problem, each call is classified in two ways, by length and by type. Using L for the event that a call is long and B for the event that a call is brief. LB is an event space. So आपने LB जो है ना एक event space बना दिया क्योंकि उसके अंदर दोनों types की call जो है ना वो encompass कर रहा है वो। L जो है that is long call, B is a brief call. तो L और B जो है ये एक event space आपने बना दिया। Similarly, voice call, data call, text call वो भी एक event space बना देगा, B D है क्योंकि इसके अंदर भी तीनों चीजें जो है वो मौजूद हैं। आपने उसको एग्जॉस्ट कर दिया ऑल पॉसिबल आउटकम्स को। इसका क्या मतलब कि आपने ऑल पॉसिबल इवेंट्स को, तो इसका मतलब ये आपने इवेंट स्पेस क्रिएट कर दी। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। इन द लास्ट लेक्चर हमने डिटेल में देखा कि इवेंट स्पेस क्या है, जिसमें आपके ऑल पॉसिबल इवेंट्स जो बनते हैं वो उसके अंदर लिखे होते हैं। ठीक है, सो आपके पास कॉल लॉन्ग है या ब्रीफ है, इसका मतलब लॉन्ग और ब्रीफ मिलके क्या बना रहे हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हैं ना पॉसिबल आउटकम्स को इन टर्म्स ऑफ के कॉल की जो है वो ड्यूरेशन कितनी है। ठीक है, तो एल बी इज एन इवेंट स्पेस। सिमिलरली जो टाइप ऑफ कॉल है वो तीन किस्म की है, वी, डी एंड एफ। ठीक है, तो वी डी एफ जो है वो एक इवेंट स्पेस बना रहा है। ठीक है, और तो कोई पॉसिबल इवेंट नहीं है जिसमें से आ सकता है।
The sample space can be represented by a table in which the rows and columns are labeled by events and the intersection of each row and column event contains a single outcome. ठीक है। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये आपको बेसिकली शो कर रहा है एक आउटकम को, एक जो इसके अंदर एंट्रीज हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। The corresponding table entry is the probability of that outcome. In this case, the table is this. So let us try to understand कि ये टेबल जो है ना, इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है हमें। वी डी और एफ आपने लिख लिया है, यानी इवेंट स्पेस सारा आपने ऊपर जो है लिख दिया। यहाँ पे आपने सारा जो है एक दूसरा इवेंट स्पेस जो था वो लिख लिया। तो ये जो एंट्री है, ये शो कर रही है वी एल को, यानी कॉल जो है वो वॉइस कॉल भी है और लॉन्ग भी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 0.3। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि कॉल वॉइस कॉल भी है, लॉन्ग कॉल भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। कॉल डेटा कॉल भी है और लॉन्ग कॉल भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.12। कॉल टेक्स्ट कॉल भी है और लॉन्ग कॉल भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। कॉल आपकी ब्रीफ भी है और वॉइस कॉल भी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। कॉल आपकी डेटा कॉल भी है और ब्रीफ भी है, दैट इज 0.08। एंड टेक्स्ट है और ब्रीफ है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। ठीक है जी। सो ये आपने ऑल पॉसिबल एंट्रीज जो है यहाँ पे आपने नोट डाउन कर ली। ठीक है, तो टेक अ मिनट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एंट्रीज आपकी जो है वो क्या है। तो ये आपने सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लिख ली। अच्छा, एक चीज इसमें आप जो है वो अंडरस्टैंड करें कि आपके पास क्योंकि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे जो है लिख दी हुई हैं और इसकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे लिख दी हैं, तो इन सब का अगर सम करो ना, तो यू विल गेट 1। तो 0.3 प्लस 0.12 प्लस 0.15 प्लस 0.2 प्लस 0.08 प्लस 0.15, इन सब को सम करो तो जवाब क्या आना चाहिए, 1। क्योंकि वो पूरे का पूरा सैंपल स्पेस उसमें आ जाएगा ना। ठीक है, तो अगर इन इन सब का सम 1 नहीं ना आता, तो इसका मतलब ये टेबल ही गलत है। ठीक है, बिकॉज अगर इसके अंदर ऑल पॉसिबल एंट्रीज जो हैं वो एनलिस्टेड हैं, तो इन सब की अगर आप प्रोबेबिलिटी लोगे तो जवाब क्या आना चाहिए, जवाब 1 आना चाहिए आप। ठीक है, तो इन सब पे सम करके आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द टेबल वी कैन रीड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रीफ कॉल इज दी प्रोबेबिलिटी बी डी, दैट इज 0.08 ये। ठीक है, note that VDF is an event space corresponding to B1, B2, B3 in theorem 1.8 that we have already studied. Therefore, we can apply theorem 1.8 to find the probability of a long call. ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आ जाता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी कॉल जो है वो लॉन्ग कॉल है। हमने ये तो देख लिया कि भाई आपकी लॉन्ग कॉल है और वॉइस कॉल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। आपकी कॉल लॉन्ग एंड डेटा एट द सेम टाइम है, वो 0.12 है। आपकी कॉल फैक्स और लॉन्ग है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.15 है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग कॉल क्या है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग कॉल देखनी है आपने, ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो लॉन्ग और वॉइस हो, या उर्दू वाला या कह रहा हूँ यानी इंग्लिश वाला और। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कि वो लॉन्ग और वॉइस है, या ये हो सकता है कि वो लॉन्ग और डेटा हो, या ये हो सकता है कि वो लॉन्ग और फैक्स हो। ठीक है, सो ये आपका थ्योरम जो है अब आपको अंडरस्टैंड हुआ कि बेसिकली वो इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, ठीक है, एंड यू आर एडिंग देम अप, यू आर एडिंग देम अप, राइट। सो प्रोबेबिलिटी दैट द कॉल इज लॉन्ग, आपने ये पूरी की पूरी रो को सम कर दिया। 0.3 प्लस 0.12 प्लस 0.15, ये तीनों की तीनों एंट्रीज जो है वो लॉन्ग कॉल की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द कॉल इज लॉन्ग इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट द कॉल इज लॉन्ग एंड वॉइस, और probability is long and data, or probability is long and text. So you have to sum them up, you will get the probability of long call. आगे दिया हुआ नहीं है, लेकिन let's suppose आपको क्वेश्चन आ जाता, what is the probability that your call will be a brief call? Your call is a brief call. In that case, आपने किसको सम करना था, probability of कि कॉल ब्रीफ भी और वॉइस भी है 0.2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डी यानी कॉल ब्रीफ भी और डेटा भी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एफ यानी कॉल ब्रीफ भी है और फैक्स। तो आपने इन तीनों एंट्रीज को ऐड करना था। आपको क्या मिलनी थी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्रीफ कॉल। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉइस कॉल, तो वॉइस कॉल कब कब हो सकती है कि वॉइस भी हो और लॉन्ग भी हो और वॉइस भी हो और ब्रीफ भी हो, तो इस केस में आपने ये कॉलम ऐड कर देना था। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉल इज अ डेटा कॉल, तो आपने ये दो एंट्रीज ऐड कर देनी थी। एंड सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉल इज अ फैक्स कॉल, आपने इन दो एंट्रीज को ऐड कर देना था।
आगे देखते हैं जी। वी हैव अ क्विज, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्विज now that we have solved a very important example. This is a very important example. Let's try to solve this quiz. ठीक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं है। सबसे पहले हमेशा एक चीज याद रखनी है, जब भी क्विज आता है, कोई आपके पास क्वेश्चन आता है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। और बेहतर है कि कोई आप अगर साथ एक छोटी सी ब्लॉक डायग्राम बना लो तो क्या बात हो रही है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था, इसमें हम यहाँ पे बना लेते कि एक ब्रीफ है और एक लॉन्ग कॉल है, और फिर हम इधर एक एंट्री इस तरह से बना लेते जिसमें तीन टाइप की जो है वो आपकी बताई होती है कि वॉइस, डेटा और टेक्स्ट है, तो चीज़ें ज़रा विजुअलाइज करनी आसान हो जाती हैं। तो लेट्स ट्राई कि ये क्विज 1.4 इसको सॉल्व करते हैं। मॉनिटर अ फोन कॉल, कॉल को आपने मॉनिटर किया। क्लासिफाई द कॉल एज अ वॉइस कॉल इफ समवन इज स्पीकिंग। क्लासिफाई करो कॉल को, अगर कोई बोल रहा है कि वो वॉइस कॉल है। और डेटा इफ द कॉल इज कैरिंग अ मॉडेम और फैक्स सिग्नल, और आपने उसे क्लासिफाई किया एज डेटा कॉल। उसमें आपने फैक्स सिग्नल और मॉडेम दोनों की कॉल जो है, यानी इंटरनेट यूज हो रहा है, फैक्स हो रहा है, आपने उसको डी नेम दे दिया। ठीक है, तो आपकी कॉल जो है उसमें आप दो किस्म की तरह से क्लासिफाई कर रहे हो, एज वी एंड एज डी। Classify the call as long if the call lasts for more than 3 minutes, otherwise classify that as brief। तो आपने इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन आपने उसको क्लासिफाई किया एज एल एंड बी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कॉल क्लासिफाई कैसे किया, वॉइस या डेटा, और इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन आपने उसे क्लासिफाई किया एज एल एंड बी। बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड बाय द टेलीफोन कंपनी वी यूज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मॉडल। अब आपको एक चीज बता दी गई पहले से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉइस कॉल जो है ना वो 0.7 है। प्रोबेबिलिटी कि आपकी कॉल वॉइस कॉल है वो 0.7, ये आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन वॉइस कॉल है और वो लॉन्ग कॉल है, वॉइस कॉल है और वो ब्रीफ कॉल है, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जिस तरह अनलाइक जब आपने एग्जांपल की थी उसमें। ठीक है, आपको ये बता दिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉइस कॉल 0.7। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग कॉल बता दिया गया कि 0.6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल भी बता दी गई। वी एल का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वॉइस भी है एंड एट द सेम टाइम वो लॉन्ग कॉल भी है, दैट इज 0.35। find the following probabilities, you have to find the following probabilities। ठीक है, so let's open and try to solve this। uh, ये आपके पास जी। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले वी कैन डिस्क्राइब दिस experiment by the event space consisting of one of the four possible events VB, VL, DB and DL। We represent these events in the table as shown below। ठीक है, जैसा आपने एग्जांपल की उसी उसी तर्ज पे आपने यहाँ पे जो एक टेबल बना लिया है। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, वॉइस और डेटा और लॉन्ग और ब्रीफ। आपने टेबल बना लिया, लॉन्ग और ब्रीफ, वॉइस और डेटा। और आपके पास जो गिवन चीज़ थी वो क्या थी, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ वीएल गिवन थी, दैट वाज 0.35, ये चीज़ गिवन थी। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ गिवन थी, इसके अलावा आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल क्या है। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ वी आपके पास कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी आपके पास कैसे आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी कैसे आती है, जब आप इस पूरे कॉलम को ऐड करते हो प्रोबेबिलिटीज को, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बी विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि वो क्या है, 0.75। ठीक है, 0.75 आपको बता दिया, सो यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एंड यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल, सो इट्स इजी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बी। इन दैट केस इट इज 0.375। तो एक चीज अननोन होगी, आपको मालूम होगी कि वो क्या है, 0.35। राइट, अच्छा, इसी तरह आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एल दी हुई थी आपको, दैट वाज 0.6। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल जो है दैट इज 0.6, और वो किस तरह आती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल वी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल डी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल इज इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल। ठीक है, अगेन यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल एंड यू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल क्या होगा, 0.6 माइनस 0.35, इट इज दिस। और आपके पास जवाब आ गया क्या, 0.25। तो आपने टेबल की एंट्रीज जो है, ये वाली एंट्री भी फिल कर ली, ये वाली एंट्री भी फिल कर ली। तो हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये एक चीज अननोन रहेगी आपके पास। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके पास सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1।
सो 1 में से माइनस कर दो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 1 माइनस 0.35, 0.35 एंड 0.25, द रिमेनिंग इज 0.05। सो दैट इज हाउ आपको मालूम हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डी। सो आपने तीन न्यू एंट्री जो है फाइंड कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी टी, राइट। ओके, नाउ द क्वेश्चन वाज, पहला क्वेश्चन था, सबसे पहले आपने टेबल कंस्ट्रक्ट किया। आपको आपको अगर कोई आपकी असेसमेंट आती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एल डी मालूम करें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बी मालूम करें, या प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बी मालूम करें। ठीक है, तो हमने ये कंस्ट्रक्ट किया टेबल, और आगे फिर देखें क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल मालूम करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल मालूम करें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल अभी आपने मालूम किया 0.25 की, तो आसान हो गया काम। उसके बाद क्वेश्चन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन एल मालूम करो जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन एल मालूम करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन एल आपको पता है कि हमने थ्योरम पढ़ा कि आपने दो इवेंट्स के जब यूनियन लेना है, तो उनकी इंडिविजुअल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज माइनस उनमें अगर कोई इंटरसेक्शन है, तो वो ये है जी प्रोबेबिलिटी उसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन एल क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एल। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन एल क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू डी यूनियन एल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है जी? 0.25 प्लस 0.05, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एल है प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एल, 0.35, 0.25। तो देखो इन दोनों में ये चीज जो है कॉमन आ रही है, ये चीज जो है वो कॉमन आ रही है। तो डीएल तो आपने यहाँ पे एक दफा लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि वो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एल करेंगे तो वो एक दफा आएगी। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन एल क्या है जी? दोबारा बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी यूनियन एल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन एल। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या चीज है? इन दोनों का सम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एल क्या है? इन दोनों का सम। और इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? ये चीज। तो ये आपने एक दफा खत्म कर दी, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बन गई 0.35 प्लस 0.25 प्लस 0.05, एंड यू गॉट द आंसर 0.65। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बी फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बी ये ऑलरेडी आपने फाइंड कर ली है, 0.35। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वी यूनियन एल फाइंड करें। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ वी यूनियन एल वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ वी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी आपके पास गिवन था 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल भी गिवन था, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वी एल आपने जो मालूम करना है वो आप इस टेबल से 0.35 मालूम, ये भी गिवन था बल्कि। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वी यूनियन डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ वी यूनियन डी। ठीक है, so probability of V union D क्या चीज होगी? That would be probability of V plus probability of D, probability of V plus probability of D। तो probability of V क्या है? 0.35 प्लस 0.35। probability of D क्या है? 0.25 प्लस 0.05। और ये आपस में डिसजॉइंट है, यानी अगर कॉल वॉइस है तो डेटा नहीं हो सकती, अगर डेटा है तो वॉइस नहीं हो सकती। तो जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ V यूनियन D निकालनी है, तो डेट वुड बी इक्वल टू probability of V which is this plus probability of D which is equal to this minus probability of V intersection D करेंगे तो वो वैसे ही phi आएगा। ठीक है, so that is why यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? that is basically equal to the sample space, तो पूरी 1 आ जाएगी probability। लास्ट probability of LB, ये probability of LB आपने मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, probability of LB का क्या मतलब है? कि आपके पास probability of L प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एल प्लस प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये यूनियन नहीं है, ये इस चीज का ध्यान रखें, ये एल यूनियन बी नहीं है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बी, यानी लॉन्ग भी हो और ब्रीफ भी हो और साइमल्टेनियसली हो, ये इंटरसेक्शन है। ठीक है, दिस इज नॉट यूनियन। तो इसमें ये ना करने लग जाना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बी मालूम करनी है आपने, एल यूनियन बी मालूम नहीं करनी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एल यूनियन बी होती ना, फिर तो अगेन सैंपल स्पेस ही आ जाता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बी। अगेन अगर कॉल लॉन्ग है तो वो ब्रीफ नहीं हो सकती, अगर ब्रीफ है तो लॉन्ग नहीं हो सकती।
ठीक है, तो दिस मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बी बेसिकली इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिकॉज जो आपका इवेंट बी है दैट इज द एल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर एल अकर हो गया तो बी नहीं होगा, बी अकर हो गया तो इवेंट एल अकर नहीं होगा, तो दैट इज वाई द आंसर इज 0। ठीक है, so that was the topic of some consequences of the axioms. So we will continue inshallah from continue from here inshallah in the next session.